बाबर आजम टीम से ड्रॉप हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बाबर आजम के लिए ख़त्म नहीं हुई, बाबर आजम का कैरियर ख़त्म नहीं हुआ। और ये दौर हर किसी की ज़िंदगी में आता है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को हमने टीम से ड्रॉप होता हुआ देखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाबर आजम को सलाह दें कि भाई आप रिटायर्ड हो जाए। कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें मैंने सुनी है और कुछ एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो बाबर आजम को सलाह दे रहे हैं कि भाई आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंस बनता है। और बाबर आजम के लगभग अभी 7-8 साल बचे हैं, बाबर आजम अभी खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स कल से उनको यही समझा रहे हैं, यही एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आप रिटायर्ड हो जाए। और सिलेक्टर से जब पूछा गया ना कि भाई बाबर आजम को आपने क्यों पिक नहीं किया, क्यों बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली, तो आकिब जावेद या जो भी कोच है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई बाबर आजम की स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट सिर्फ 130 है और शायद इन सिलेक्टर्स को जो बाकी खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनकी स्ट्राइक रेट पर नज़र नहीं पड़ी। अगर बाबर आजम की स्ट्राइक रेट की बात करें T20 में, नो डाउट मैं समझता हूँ कि थोड़ा कम है और यहाँ पे स्ट्राइक रेट आपको 140 145 मिनिमम होनी चाहिए। बाबर आजम की 130 है। लेकिन जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है ना, उनमें से अक्सर खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है और जिनकी बाबर आजम से ज़्यादा है ना, उनकी उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम ये समझें कि भाई नहीं, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सलमान अली आगा की बात करें जो कि टीम पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 है और 1000 रन नहीं है अभी T20 कैरियर में। उनको कप्तान बनाया गया। खुशदिल शाह जिन्होंने अब 37 मैच खेले हैं, 37 T20 मैच बहुत ज़्यादा होते हैं और 37 मैच में जब आपकी स्ट्राइक रेट 104 है और आपकी जो एवरेज है वो सिर्फ 16-17 है, तो उसके बाद भी खुशदिल शाह को सिलेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ से बाबर आजम जिनकी इतना मतलब बुरा वक्त आने के बाद भी 2 साल बाबर आजम के बल्ले से ज़्यादा रन्स नहीं आए, उसके बावजूद भी बाबर आजम 40 के एवरेज से रन्स बना रहे, 130 की स्ट्राइक रेट है और जो आज से 1 साल पहले सिर्फ 125 126 हुआ करती थी। बाबर ने इंप्रूव करने की तो कोशिश की थी लेकिन अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा रन्स जैसे मैंने कहा नहीं आ रहे हैं और इस 2025 में उनको ज़्यादा मौके भी नहीं मिले हैं T20 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बाबर आजम को रिटायर्ड हो जाना चाहिए या बाबर आजम के पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ है? क्योंकि मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि भाई बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटीज़ है। बाबर आजम अभी T20 साइड में वापस आएगा और एशिया कप के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाबर आजम को फिर से टीम में पिक किया जाएगा। उसके पीछे वजूहत है क्योंकि मुझे पता है कि भाई पाकिस्तान की क्या टीम सिलेक्ट हुई है, मेरिट बेसिस पर टीम सिलेक्ट नहीं हुई। अगर मेरिट बेसिस पर टीम सिलेक्ट हो जाती तो मुझे याद है जब एक ICC इवेंट था, उसके बाद मोहसिन नकवी ने बयान दिया कि भाई हम एक सर्जरी करने जा रहे हैं और उस सर्जरी में क्या हुआ था, हसन अली को ड्रॉप किया गया था, नवाज़ को ड्रॉप किया गया था, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया था और अब जो ये एशिया कप है उन तमाम खिलाड़ियों को वापस लाया गया और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सिर्फ ड्रॉप किया गया। यानी जो सर्जरी थी ना वो सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए थी, बाकी जितने भी खिलाड़ी तब खेल रहे थे वो आज भी खेल रहे हैं। उसके साथ साथ हसन अली का भी नाम है, अब खुशदिल शाह साहब भी वापस आए हैं और 2-3 खिलाड़ी जिनकी जो सिलेक्शन है ना वो बनती है टीम में, जैसे साइम अयूब है, एक अच्छे बल्लेबाज है और एग्रेसिव बल्लेबाजी करना जानते हैं। अगर अभी तक उनकी भी स्ट्राइक रेट उतनी ज़्यादा नहीं है, 137 की स्ट्राइक रेट से ओवर रन्स बना रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई जिस मुकाबले में वो चलेगा अकेले में मैच जिताएगा। तो साइम अयूब की जो सिलेक्शन है वो फेयर बेसिस पे हुई है। साहिबजादा फरहान एक अच्छे खिलाड़ी है, फ़खर जमान एक अच्छे खिलाड़ी, अगरचे उनकी भी स्ट्राइक रेट उतनी नहीं है। जब हम समझते हैं कि भाई फ़खर जमान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन उनकी भी स्ट्राइक रेट सिर्फ बाबर आजम की जितनी है, 131 उनकी भी स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान भी मैच विनर है और वो मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं, तो उनकी भी सिलेक्शन फेयर बेसिस पर हुई है। सलमान मिर्ज़ा एक अच्छे बॉलर है, उनको मौका मिला है तो एक अच्छी बात है। शाहीन आफरीदी अगरचे उनको रन्स पड़ रहे हैं लेकिन शाहीन आफरीदी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो शाहीन आफरीदी की भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ठीक है। और फिर आपके कैप्टन तो भाई उनको कोई ड्रॉप कर नहीं सकता क्योंकि वो टीम की क़यादत कर रहे हैं। सलमान अली आगा अगरचे वो अब लगभग 20-25 मुकाबले खेल चुके हैं, अभी भी उनकी स्ट्राइक रेट 115 है और एवरेज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 22-25 के एवरेज से वो भी रन्स बना रहे हैं। तो बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे खुशदिल शाह हो, फ़हीम अशरफ हो, आप कैसे मतलब फ़हीम अशरफ और नसीम शाह को कंपेयर कर सकते हैं? भाई अगर नसीम शाह की जितनी भी फॉर्म ख़राब है ना, नसीम शाह एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने आपको एशिया कप जिताया था, जिताया नहीं था, वो मुकाबला जिताया था अफगानिस्तान के खिलाफ अपने बल्लेबाजी से। तो अगर आप मुझे कहेंगे ना, मैं तो फ़हीम अशरफ खुशदिल शाह से अच्छा ऑलराउंडर नसीम शाह को समझता हूँ।
जो वक्त पर आके छक्के लगा सकता है, चौके लगा सकता है, मैच जिता सकता है। हमने वो यूएसए के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ देखा था, जब पाकिस्तान की पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे नसीम शाह आखिर में आते थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ एक दो चौके भी लगाए थे, छक्का भी लगाया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पे फेल हो गए थे और नसीम शाह के वो रन्स काफ़ी नहीं थे। तो नसीम शाह को ड्रॉप करना, आई थिंक ये एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था। बाकी चलिए, रिजवान और बाबर को आपने ड्रॉप किया है, आपने एक पूरा प्लान बनाया था पहले ही, इसलिए इन दोनों को मौका नहीं मिल रहा था। नसीम शाह को आप खिला रहे थे, अभी रिसेंटली नसीम शाह खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नसीम शाह को ड्रॉप करके आपने मौका किसको दिया है? खुशदिल शाह को, फ़हीम अशरफ को, हसन अली को। इन तीन से मैं इस नसीम शाह को 100%, या अगर आप कहें कि भाई ऑन अ गिवन डे नसीम शाह इन सब खिलाड़ियों से बेहतर है, बट आपने उनको भी ड्रॉप किया है। और उसके साथ साथ जो आपके बाकी खिलाड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप में पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा करने वाली है। उम्मीद करेंगे कि अच्छा करेगी, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन के बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।